सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आज की जो हमारी क्लास है वो परसेंटेज की 5वीं क्लास है, यानी इससे पहले हम 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, ये 5वीं क्लास है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आज इस क्लास में पहली बार आए हैं, इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं चाहूँगा कि आप जो है पिछली क्लासेस भी देखें, जिससे आपके कंसेप्ट्स जो है वो पूरे के पूरे बिल्ड हों, पूरी की पूरी चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम सीधे स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा टाइप है, जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं वो करने हैं आय और व्यय पर आधारित। अब ये आय और व्यय क्या है, इसको समझने के लिए आपको कम से कम 3 बातों को पहले यहाँ समझना होगा। आय, व्यय और बचत, इसे हम बोलते हैं इनकम। व्यक्ति जो कमाता है वो। व्यय होता है आपका एक्सपेंस और बचत होती है सेविंग्स। तो नॉर्मली ये 3 ही चीजें होती हैं। इनकम, आपने जितना कमाया, आप एक महीने में जितना पैसा कमाते हो उसे हम अपना इनकम कहते हैं या फिर आय कहते हैं। एक्सपेंस, एक महीने के अंदर आपका कितना खर्च हो गया, जो खर्च है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं या फिर व्यय कहते हैं। अब इनकम में से अगर एक्सपेंस हटा दिया जाए, यानी आपने जो कमाया उसमें से अगर जो है आपका खर्च हटा दें तो क्या रह जाएगा? बचत रह जाएगी। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो सेविंग्स होगी, सेविंग्स वो क्या होगी? इनकम माइनस एक्सपेंस। बचत क्या हो जाएगी? आय माइनस व्यय। आय में से व्यय अगर माइनस कर दें तो बचत को हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मली इतना पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से समझें। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6,300 रुपये हो तो उसकी कुल आय कितनी है? अब यहाँ देखो, सीधे क्वेश्चन वही लिया गया है जो एग्जाम में पूछा गया है। यानी अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस मैंने यहाँ लिए हैं तो आप सीधे समझें कि वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और लगातार आते रहते हैं। तो सिंपल क्या बता रहा है, एक व्यक्ति ने 24% जो पैसा है वो खर्च कर दिया मकान के किराए पर और 62% जो पैसा है वो उसने खर्च कर दिया अपने परिवार पर। अब आप देखो कि टोटल उसने खर्च कितना कर दिया। 24 और 62 इसे अगर हम ऐड करें तो ये आपका हो जाएगा 86%। यानी अपनी इनकम में से उसने 86% खर्च कर दिया। किसी भी व्यक्ति की इनकम 100% हो सकती है, उससे ज़्यादा कभी होता नहीं, क्योंकि हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज में कोई भी चीज़ 100% से ऊपर नहीं जाती। तो अगर उसकी इनकम 100% है तो उसमें से 86% उसने खर्च कर दिए। अब कितना रह जाएगा उसके पास? अब उसके पास बचेगा 14%। ये 14% क्या है? ये उसकी सेविंग्स है, यानी ये उसकी बचत है। 100 में से अगर 86 खर्च हो गए तो 14 बचे। 14% बराबर आपको यहाँ कह रहा है 6,300 के, यानी 14% किसके बराबर आ गया? 6,300 के। तो इसको हल करेंगे, अब 7 से काट देते हैं। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 से काट देंगे 7 नाम 63 और 2 जीरो, फिर 2 से फिर काट देते हैं। 2 से 900 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 450। अब अगर 1% की वैल्यू 450 है, किसी संख्या का 1% 450 है, तो 100% कितना होगा? तो आप देखो 450 तो 1% है, 100% चाहिए तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। यानी व्यक्ति की जो इनकम है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से? 45,000। करेक्ट आंसर
ऑप्शन सी। तो ये बहुत ही सुपरफास्ट मेथड है और बहुत सिंपल मेथड है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। और क्वेश्चन में आप देखो हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया और वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम में बनता है। अब यहाँ एक चीज़ और है जो आप थोड़ा सा अपनी स्पीड को अगर और बढ़ाना चाहो तो और स्पीड अप कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा ये देखो, ये तो क्लियर होगा सबको। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि कितना खर्च किया, 24% और 62% दोनों को ऐड कर दिया, 86%। 86% उसका क्या आ गया, ये आ गया व्यय। अब 86% खर्च होने के बाद कितना बचा, 14%। 14% को मैंने बराबर रखा जो आपकी बचत दे रखी है उसके, और यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो मुझे आंसर मिला 45,000, 45,000। अब अगर जो है थोड़ा सा मैं आपको एक और मेथड यहाँ सिखाता हूँ। अब देखो इतना तो आप नॉर्मली कैलकुलेट कर ही लोगे कि उसने कितना जो है वो व्यय कर दिया, यानी कितना उसका खर्च हो गया। तो मुझे यहाँ से मालूम है कि 14% रह गया है और 14% बराबर आ रहा है 6,300 के। 7 से कैंसिल किया, 7 से आ गया 2, 7 से कैंसिल किया तो ये आ गया 900। अब इसे 1% बनाने की बजाय मैं क्या करूं, इस 2% को ही डायरेक्ट 100% बना दूं, क्योंकि मुझे क्या निकालना, इनकम। तो अगर मैं इस 2% को 100% बना देता हूं तो बहुत आसानी से मैं इसका आंसर फाइंड कर पाऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक सेकेंड्स तो मैं बचा ही लूंगा। और आपको मालूम है कि एग्जाम में एक एक सेकेंड कितनी वैल्यूएबल होती है। तो अब 2 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को 100 बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 50 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो 50 का यहाँ भी करना पड़ेगा। इसका मतलब 100% इक्वल टू 9 5 जब 45 और 3 जीरो आ जाएंगी, 45,000। तो एक मेथड आपका ये भी हो सकता है, मतलब आप जो है 1% निकालने की बजाय क्या कर सकते हो, सीधा जो 2% है या 5% है उसी को सीधा 100% में कन्वर्ट कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। आई होप कि ये बात सबको समझ में आई होगी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अगर हमने ठीक से ध्यान दिया तो हम कुछ एक सेकेंड्स में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2,310 रुपए व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है। यानी किशन 30% तो खर्च कर रहा है खाने पर, भोजन पर, 3% वो दान दे रहा है। तो आप ये देखो कि उसने कितना खर्च किया, 30% उसने पहले खर्च कर लिया, 30% उसने पहले खर्च कर लिया, 3% फिर उसने और खर्च किया, तो इस तरीके से उसने कितना खर्च कर लिया, 33%, राइट। और वो क्या कह रहा है, इन दोनों मदों पर इतना व्यय है। व्यय क्या होता है, खर्च होता है, मैंने आपको बताया। और हमारा खर्च कितना आ रहा है, 33%। इसका मतलब क्या हुआ कि 33% बराबर है 2,310 के। अब 33 को अगर मैं 11 से काटूं तो 11 से 33 3 बार कट जाएगा, इसे भी काट लेते हैं, 11 से 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, 1 रह जाएगा, तो फिर 11 एकम 11, 0। अब आप देखो 3% 210 है। अब 3% को 100 बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्या करो, इसे आप 3 से एक बार और काट दो, तो 3 से एक बार और 3 से ये आ जाएगा 70। अब अगर 1% की वैल्यू मेरे पास 70 आई है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। तो ये है 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी अगर 1% जो है वो 70 के बराबर है तो 100% बराबर होगा 7,000 के। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो काफी इजी वे है क्वेश्चंस को डील करने का। अब आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हो, ये सब कुछ आपकी अपनी प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो और कितने जो है सीरियसली आप चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। अब जब आपको मौका मिल रहा है चीजों को YouTube पर सीखने का,
या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे सीखने का, तो मेरे ख्याल से आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए और आपको मैक्सिमम जो है इससे बेनिफिट लेकर अपने आप को जो है एक बेहतर स्थिति में ले जाना है, जिससे आप इजीली सिलेक्ट हो सको, क्योंकि हम सब लोगों का ओवरऑल टारगेट यही है कि जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब हमारे पास हो। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे लगता है कि और किसी मेथड की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेथड है और सीधा सीधा आंसर आप निकाल पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 35% खर्च कर रहे हैं भोजन पर, 5% कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा पर। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपए खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन है, यानी किसी पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहा है। आपको 1 जनवरी 2011 देखकर डरना नहीं है, सिंपल आपको ये समझना है कि अपने काम की चीज क्वेश्चन में कौन सी है उसी को पिक करेंगे और सीधे आंसर तक जाएंगे। मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखें। 35% खर्च किया भोजन पर, 5% खर्च किया बच्चों की शिक्षा पर, और टोटल जो खर्च हुआ है वो हुआ है 17,600। तो क्या करेंगे, 35% प्लस 5%, 35 और 5 कितना हो गया, टोटल 40%, यानी 40% उसने खर्च कर दिया। अब जो 40% है वो किसके बराबर है, 17,600 के। तो क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दे रहा हूं, 4 एकम 4, यहाँ कैंसिल किया 4 से, 4 चौक 16, 1 रह जाएगा, फिर 4 चौक 16, 0। 1% बराबर 440, तो 100% बराबर क्या होगा, केवल 2 जीरो बढ़ जाएंगे, जो ये वैल्यू है उसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 44,000 रुपए। तो अब 1% निकालने के बाद 100% अगर निकालना होगा तो जो 1% की वैल्यू आई थी इसमें 2 जीरो आपको बढ़ा देना है। अब यहाँ आप एक बात का ध्यान रखें, जैसे मान लो यहाँ तो मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ 100%, एग्जाम हॉल में आपको किसी को लिखकर नहीं बताना कि आपने 100% निकाल लिया था, उसके बाद आंसर आपने हिट किया है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको देखना है 1% ये है, जो 1% की वैल्यू आए उसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा करके आप सीधा अपना आंसर लगाएं। ध्यान रखें कि टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो स्टूडेंट टाइम बचा लेगा वो अपना सिलेक्शन बचा लेगा, मतलब सिलेक्शन निकाल लेगा, और जिसने टाइम नहीं बचा पाया, जिसने स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाया, उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि पहले हम अपने कंसेप्ट्स को यहाँ बिल्ड करें और उसके बाद स्पीड पर भी साथ ही साथ काम करते रहें। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 18,000 रुपए की हो तो उनकी कुल आय कितनी है? अब आप यहाँ देखें, ये क्वेश्चन पिछले तीनों क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया, आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर एक वर्ड इसने जोड़ा है, शेष का। आपको एग्जाम में बस इस वर्ड का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है वो शेष पे है या फिर सीधे है। सीधे है तो जोड़ते जाएंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन शेष वाला है उसके लिए आपको क्या करना है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे अगर किसी व्यक्ति की कोई इनकम है, जो भी उसकी इनकम है, उसकी इनकम में आपको क्या करना है, 100 माइनस R1। R1 क्या है, जो उसने पहले पे पैसा खर्च किया है, पहला जो उसका मद है, यानी किसी पे भी वो खर्च कर सकता है। 100 माइनस R1 अपॉन 100, फिर उसने शेष वाला दिया है तो 100 माइनस R2, और अगर खर्च किया है तो 100 माइनस R3, और इसके बाद जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, सेविंग्स। अब आप देखो, ऐसे क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाते हैं शेष वाले, तो
एक तो ये जो इनकम वाला पार्ट है, एक तो ये जो आय है आपकी, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, एक आपका जो बचत है यहां से बन सकता है। क्योंकि आप देखो मैक्सिमम टाइम आपको ये चीजें तो दी हुई होंगी कि कितना कितना खर्च किया है। अब अगर ये पूछा है, जैसे उसने आय पूछी है, तो 100% वो क्वेश्चन में आपको सेविंग्स देगा, बचत देगा। और अगर वो बचत पूछ रहा है तो आपको इनकम देगा। आपको बस यही देखना है कि उसने कौन सी चीज दी है और कौन सी चीज पूछी है। ऐसे आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें ये दो ही बातें आपको देखने को मिलेंगी। अब देख लेते हैं कैसे जो है हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। 1 मिनट में इसको रफ कर देता हूं। राइट, तो देखें, ये हमारा सेविंग्स है, ये भी मिट गया साथ में। तो इनकम कितनी है निकालनी है। इनकम का मुझे पता नहीं, तो मैंने इनकम मान लिया आई, या इनकम मान लो एक्स, जो भी मानना। ठीक है, पहले खर्चा कर दिया कितना, 20%। 20% खर्चा कर दिया तो कितना रह जाएगा, 80%। फिर खर्चा कर दिया 70% शेष में, तो 70 और खर्च हो गया। अब कितना बचा, 30%। इक्वल कितना आ रहा है, 1800। अब आपको ध्यान बस यही देना है कि आपको हर बार 100 में से माइनस करना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि 80 आ गया, फिर 80 में 70 माइनस कर देते हैं। बस वो गलती हम जो है हमसे नहीं होनी चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो हटा दें, 3 से 18 को काट लेते हैं 6 बार। मैं 4 से काट ले रहा हूं इसको, 4 से काट देते हैं 2 बार, 4 से काट देते हैं 25 बार, 2 से काट लेते हैं इसको 3 बार। तो 25 गुणा 100, 2500, 2500 इंटू 3, 2500 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 7500। तो इनकम कितनी आ जाएगी, 7500 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो जो शेष वाले क्वेश्चन होते हैं ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप अच्छे से कर सकते हो। बस आपका जो ध्यान है वो इस शब्द पे होना चाहिए, शेष का। शेष वाला क्वेश्चन है तो आपको इसी तरीके से करना है। 2 ही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, या तो इनकम पूछेगा या सेविंग्स पूछेगा। अगर इनकम पूछ रहा है तो वो सेविंग्स देगा, और सेविंग्स पूछ रहा है तो वो इनकम देगा। सिंपल है, कहीं कोई परेशान होने वाली बात इसमें नहीं है। क्लियर? आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर कह रहा है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। अब आप देखो, अगर कोई व्यक्ति 20% बचा रहा है, मतलब ये उसकी क्या है, सेविंग्स है। अगर 20% बचा रहा है तो कितने परसेंट खर्च कर रहा होगा, 80%। ये 80% क्या होगा, उसका खर्च होगा, यानी कि एक्सपेंस। और आपको क्या दिया है, व्यय दिया है, यानी खर्च दिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 80% जो है वो बराबर है किसके, 6000 के। अब यहां से आपके पास फिर से 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट इसका 20% निकाल लें। दूसरा तरीका क्या है कि आप 1% निकाल लें और फिर उसका 20% निकाल लें। तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे 80% का 20% करना है तो बहुत आसान बात क्या होगी कि मैं 4 से डिवाइड इसमें कर दूं और 4 से इसमें कर दूं। तो 4 से डिवाइड करेंगे 80 में तो ये 20 रह जाएगा, 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा। मुझे बताना क्या था क्वेश्चन में, मासिक बचत यानी सेविंग्स। सेविंग्स कितनी है, सेविंग्स 20% है। 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1500। ये तो एक बात हो गई, मतलब एक पैटर्न हो गया। अब मानकर चलो कि कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं कर रहा है, वो 1% पर आना चाहता है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि 80% जो है वो बराबर है आपका 6000। तो आप सीधे जो है पहले तो इसको कैंसिल कर लेते हैं हम, 8 से कैंसिल कर लेते हैं।
8 से कैंसिल किया तो ये 10 बार, 8 से कैंसिल किया मैंने तो ये हो जाएगा 8 7 56, 8 5 40 और 0, और फिर मैंने अगर कैंसिल कर दिया तो ये आ गया आपका 1% बराबर 75। अब 1% की वैल्यू 75 है तो सेविंग्स क्या होंगी, यानी बचत क्या होगी, बचत है आपकी 20%, 1% 75 के बराबर है तो 20% बराबर होगा 1500। यहाँ से आपसे इनकम भी पूछी जा सकती है कि इनकम कितनी है। अब आप देखो 1% अगर 75 के बराबर है तो अगर इसमें इनकम पूछी जाए, इनकम तो कितनी आ जाएगी 7500। तो अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, और एक ही मेथड से आप सब कुछ निकाल सकते हो, आप सेविंग्स निकाल सकते हो, आप इनकम निकाल सकते हो। अब जैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, और कंफर्टेबल के साथ साथ एक और बात है कि टाइम जो है हम कैसे बचा सकते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया मेथड है। आप सीधे 20% में उसे कन्वर्ट कर दो, आपके पास अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप देखिए कि जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट मैथ्स हो, चाहे वो सब्जेक्ट इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा कब आता है, जब वो सब्जेक्ट हमें समझ में आने लगता है। और कोई भी सब्जेक्ट समझ में कब आता है, जब हम पूरे फोकस के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट बोल देता है नहीं सर मैथ तो मुझे आएगा ही नहीं, नहीं सर ये तो बहुत टफ होता है। तो ठीक है, टफ होता है मान लिया, लेकिन आप कोशिश तो करो, एक बार चीजों को समझने का प्रयास करो। अगर कोई काम ऐसा है जिसे बाकी लोग कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी तो इंसान ही है। अगर वो उसको कर ले रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? केवल एक ही वजह है कि आप उतने सिंसियर तरीके से प्रयास नहीं कर रहे हो। तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो लोग जीवन में सफल होते हैं, जो लोग जीतते हैं, वो अलग काम नहीं करते। जैसे आपने ये कोटेशन काफी सुना होगा कि जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो आपको करना यह है कि मैथ्स को आप सीख सकते हो, बहुत बेहतर सीख सकते हो, बस फोकस के साथ जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं पहले तो यहाँ सीखें, फिर सीखने के बाद उसकी आप प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना जो है आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते जाओगे। क्लियर? तो आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, अगर हम देखें तो पिछले क्वेश्चंस की तुलना में। यहाँ आपको दो चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या बताया गया है? यहाँ आपसे कहा गया है कि कोई व्यक्ति है रतन, इनका व्यय, व्यय यानी एक्सपेंस, खर्च, मैंने अभी आपको बताया था। बचत, बचत क्या है? सेविंग्स। तो अनुपात कितना है? 5:1, 5:1 का अनुपात। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि इनकम क्या होगी, तो अगर आपका खर्च और आपकी बचत, यहां ध्यान देना, अगर किसी व्यक्ति का खर्च और उसकी बचत दोनों को जोड़ लिया जाए, यानी एक महीने में कितना खर्च कर रहा है और कितना बचा रहा है, इन दोनों को जोड़ लें, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा कि वो कितना कमाता है, उसकी आय आ जाएगी। तो अगर हम खर्च और बचत दोनों को जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो इनकम कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब आप ध्यान दो। अब आपसे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि उसका जो वेतन है वो 25% बढ़ गया और उसका जो बचत है वो 15% बढ़ गया, तो व्यय में कितनी वृद्धि आ गई, व्यय कितना बढ़ गया? तो आप देखो, क्वेश्चन को अगर सरल करना है, अनुपात में सरल करना है, तो परसेंट में है, आप एक काम करो 2 जीरो बढ़ा लो। जैसे मैंने माना कि उसका जो
एक्सपेंस है, उसका जो खर्च है वो 500 रुपये है, उसकी जो बचत है वो 100 रुपये है। कोई व्यक्ति अगर 500 रुपये खर्च कर रहा है, 100 रुपये बचा रहा है, तो कितना कमा रहा होगा? इनकम 600 हो जाएगी। क्लियर। अब वेतन में 25% की वृद्धि कर रहे हैं। हमने देखा था कमी और वृद्धि हमेशा 100 में होती है, तो अगर मैं 25% की वृद्धि करूंगा तो 125/100 होगा। 125/100 के लिए क्या करें? 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप देखो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 एकम 6 और 1 7। यानी अगर उसका इनकम पहले 600 था तो अब 750 हो जाएगा। क्लियर। और क्या कह रहा है कि उसकी जो बचत है उसमें 15% की वृद्धि है। अब देखो ये 100 मानने का फायदा क्या होगा? 15 की वृद्धि है तो डायरेक्ट 15 जोड़ देंगे, यानी अब उसका जो बचत है वो कितनी हो गई? 115 रुपये। अगर कोई व्यक्ति 750 रुपये कमाता है और 115 रुपये बचा ले रहा है, तो कितने रुपए वो खर्च कर रहा होगा? अब आप वो बताएं, कितने रुपए खर्च किए होंगे उसने? आपको क्या करना है? केवल आपको 750 में से 115 माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 635। यानी पहले जो वो खर्च कर रहा था 500 रुपए, अब उसका खर्च कितना हो रहा है? 635। आपको क्या बताना है? इंग्लिश में ध्यान दें, परसेंटेज इंक्रीज, और हिंदी में कह रहा है व्यय में प्रतिशत वृद्धि। तो आपको याद होगा चैप्टर की शुरुआत में जो सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया था, वो बताया था परसेंट में वृद्धि। क्या होता है? दोनों का अंतर। दोनों में कितना अंतर है? 135। वृद्धि में लेते हैं नीचे छोटी संख्या इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से भाग देंगे 135 में, कितनी बार जाएगा? 27 बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 27%। ऑप्शन डी 27%। क्लियर है? क्वेश्चन को ध्यान से जो है आपको समझने की जरूरत है। एक बार फिर से क्वेश्चन पे आप ध्यान दो। आपको क्या बताया गया है कि राम नहीं है, रतन है। रतन का जो व्यय है और रतन की जो बचत है उसका अनुपात दिया है 5:1, और उसका जो वेतन है उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए। बचत में 15 की वृद्धि करें तो उसके व्यय में कितनी वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो मैंने क्या माना, आपको यहाँ अनुपात दिया था 5:1 का, तो किसी भी व्यक्ति के खर्च और किसी व्यक्ति की बचत को अगर जोड़ दें तो उसकी इनकम आ जाती है, उसकी आय आ जाती है। अब क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 जीरो बढ़ा लिए, एक्सपेंस में और सेविंग्स में, यानी खर्च में और बचत में। तो 500 रुपये कोई व्यक्ति अगर खर्च कर रहा है, 100 रुपये अगर कोई व्यक्ति बचा रहा है, 500 खर्च कर रहा है, 100 बचा रहा है, तो कितने कमा रहा होगा? 600 रुपये। अब वेतन बढ़ाना है 25%, कमी वृद्धि हमेशा 100 में होती है, तो मैंने क्या किया, 600 का 125% निकाल दिया डायरेक्ट। तो ये आया 750 रुपये, यानी वेतन अब 600 से बढ़ के 750 हो गया। सेविंग्स भी बढ़ा ली, बचत पहले 100 रुपये की कर रहा था, अब 115 की कर रहा है। 750 में से 115 माइनस किया, 635 मिला। यानी पहले 500 रुपये खर्च कर रहा था, अब 635 रुपये खर्च कर रहा है। परसेंट में वृद्धि बतानी है, दोनों का अंतर छोटी संख्या इंटू 100, आंसर मिल जाएगा 27%। ऑप्शन डी। क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। देखें, 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो A का वेतन कितना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी 3 व्यक्ति ABC हैं, अगर उनकी इनकम को जोड़ा जाए तो 72,000 हो रहा है। वो अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं।
और जो बचत है उसका अनुपात 8 9 20 है। तो ए की जो सैलरी है, ए का जो वेतन है वो कितना है। अब आप ये देखो, मैंने आपको बताया था कि खर्च के बाद जो रह जाता है वो आपकी क्या रहती है, बचत रहती है। ए जो है, ए अगर 80% खर्च कर रहा है तो कितना बचेगा ए के पास, 20%। 20%। वहीं बी जो है वो कितना खर्च कर रहा है, 85, तो कितना रह जाएगा, 15% बचेगा। और सी जो है अगर 75 खर्च कर दे रहा है तो सी के पास कितना बचेगा, 25%। तो ये बचत हो गई। बचत को बचत के बराबर रख दो। इसका अनुपात कितना दिया है, 8 9 20। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यहां से कैंसिल करेंगे तो देखें 20 से कैंसिल किया, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। यहाँ 5 से कैंसिल किया 3, 5 से कैंसिल किया 20, 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो यहाँ से मुझे ए बी और सी का अनुपात क्या मिल जाएगा, अब आप ध्यान देंगे 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 8 से तो ये मिल जाएगा 40। 20 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू 9 180 अपॉन में आ जाएगा 3। और ये हो जाएगा यहाँ पर भी 20 इंटू 4 करेंगे 80। तो 3 से मैं इसको और काट सकता हूँ तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब आप ध्यान दें यहाँ 40 60 और 80। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और 20 चौक 80। यानी अनुपात कितना बचा मेरे पास, 2:3:4। ये अनुपात किसका आया, ये अनुपात आ गया उनके वेतन का, यानी उनका जो वेतन है वो इस अनुपात में होगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, जैसे मेरे पास आया 2:3:4, टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट। यानी इसके हिसाब से 9 यूनिट है टोटल वेतन तीनों का, जबकि क्वेश्चन में वो कितना दिया है, 72,000। 72,000 तो 9 यूनिट बराबर है 72,000 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 8,000 के। अब मुझे किसका वेतन बताना है, आप यहां समझिए, वेतन आपको किसका बताना है, वेतन बताना है ए का। ए का वेतन कितना है, 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, निश्चित रूप से 16,000 होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 16,000। तो ये सब कुछ जो है आपकी अपनी प्रैक्टिस का है कि आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर ले रहे हो चीजों को और कैसे आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो। अब देखो मैं जो है आपको दोबारा से ये क्वेश्चन समझाता हूँ, दोबारा समझिए, एक बार फिर से समझ लो तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, जिनके वेतन का जोड़ कितना है, 72,000। मतलब इनका जो टोटल करेंगे वेतन को तो 72,000 है। अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। उन तीनों की बचत जो है 8 9 20 के अनुपात में है। ए का वेतन मुझे बताना है, ए का वेतन कितना है। ठीक है, तो जब इसने 80 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 20। जब इसने 85 खर्च कर दिया तो 15। इसने 75 खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 25। अब ये इनकी जो बचत है वो बचत के बराबर हमने रखी, बचत बराबर बचत। जब इसको सॉल्व किया तो कितना मिला मुझे, 40 60 और 80 और काट दिया 20 से, 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और 20 चौक 80। अनुपात आ गया 2:3:4। ए का अनुपात 2, बी का 3 और सी का 4। ये अनुपात आ गया इनकी आय का, इनकी इनकम का। तो तीनों का योग दे रखा है 72,000। तो 2 3 4 का जब मैंने योग किया तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 यूनिट मिला। 9 यूनिट बराबर है 72,000 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8,000। जब 1 यूनिट 8,000 है तो 2 यूनिट कितनी होगी, 16,000 होगी। करेक्ट आंसर 16,000। अब देखो ऐसा भी है कि आपको केवल इजी पैटर्न में ही नहीं रहना है, हमें अपने पैटर्न को थोड़ा सा बढ़ाना भी है, क्योंकि हमें बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक जाना है।
तो आई होप कि आज की ये जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी, पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, जो है क्वेश्चनों को देखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, कोशिश करेंगे आपके सभी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। और कैसी रही आज की क्लास ये भी बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से मेरी ओर से आप सभी को जय हिंद। सभी लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।